मित्रों, महाकवि सुशील के समग्र काव्यखंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ और इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और इसका प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। देखिए, मैं एक ऐसी कविता आज बसंत के अवसर पर पढ़ रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व है। हम जहाँ पर रहते थे उसी के पास एक हीरा दादा नाम का एक चरवाहा कह लें या ग्रामीण परिवेश का एक मनुष्य कह लें या उसे कुछ भी कह लें, मतलब कि एक समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ वह व्यक्ति था। मैं उसे अक्सर देखा करता था और वो अपने कुनबे से, जो उसका कुनबा था, उसके कुनबे कौन थे? मुर्गा, मुर्गी, हाथी नहीं, कुत्ता, बैल, ये सब थे और उनकी सबकी बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा किया करता था। एक गाय भी उसके पास थी जिसकी सेवा करता था और उसके परिवार में कोई नहीं था। एक झोपड़ी थी छोटी सी और उस झोपड़ी में उसका निवास था। ये सत्य घटना है और इस सत्य घटना पर आधारित मैंने इस कविता का प्रारूप बनाया और लिखने की चेष्टा की। आइए आपसे साझा करता हूँ। थोड़ी लंबी कविता है लेकिन हीरा दादा के बारे में आपको भी जानना चाहिए, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति बसंत पंचमी के अवसर पर करना मेरे लिए उपयुक्त है। अतः आपको भी हीरा दादा की एक लंबी कविता मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। शीर्षक है हीरा दादा। हीरा रोज़ सुबह 10 बजे चिचियाता हुआ मेरे घर के नीचे वाली गली से उतर जाया करता है। हीरा रोज़ सुबह 10 बजे चिचियाता हुआ मेरे घर के नीचे वाली गली से उतर जाया करता है। भेड़ें, बकरियां हाँकता हुआ बहुत से ऐसे शब्दों को बुझाता है जिसका जुलूस होता है और वो अपने सन्नाटे में कसा हुआ सिपाही होता है जिसके अर्थ का अभिप्राय मैं आज तक नहीं समझ पाया। उसी के आगे पीछे सारे जानवर अपनी संज्ञा बोध को पुष्पित करते, बतखें गली में रहती हैं और गंदी जिंदगी काले रूप से पुते ईंटों के फर्श पर अनगिनत चोट को सहते हुए काली नदी के जल में लीन हो जाती हैं। वो बतखें स्वतंत्र हैं जितनी उतनी आत्मा उद्विग्न है। वह प्रार्थना में नित्य प्रति अपने इष्टदेव की आराधना करते हुए काली नदी में चोंच मारती हैं। मारते वह यह अनुभव करती हैं कि चोचे लात खाते हुए शीश महल हैं और गधे पुरस्कार के लिए तड़फड़ाते रहते हैं। उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने शिकार से अर्थ है और यह अर्थ हर व्यक्ति को शिनाख्त रखता है। नंगे बच्चे आसपास के वातावरण से कितने खुश हैं कि बतखों की कीड़ा का अपनी नियत मानते हैं। ये सब कुछ बोध होता है। हीरा रोज सुबह 10 बजे चिचियाता हुआ मेरे घर के नीचे वाली गली से उतर जाया करता है। एक गंदा बच्चा जिसके सारे शरीर पर पानी मिट्टी के चुपड़ने से नक्शा तैयार रहता है। नाक बढ़ते हुए उसके ऊँटे जरूरत से ज़्यादा पेट पर चूती है। वह चूहे पदार्थों को लेप आसानी से सफा कर प्रसन्न रहता है। आदमी बड़ा समझदार है कि वो अपने शरीर की उपयोगिता कई संदर्भों में प्रयोग करता है। उस नक्शे से जो गंध आती है वो मेरे ईश्वर की प्रार्थना में पूर्णतः सहायक है। इसको चाबुक मारकर भी पाया नहीं जा सकता, न त्याग द्वारा अभिशप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें वाणी, स्वभाव, कृतियों का क्रम, अभिनव स्थितियों की परिपक्वता और संभव मुक्ति आंदोलनों को हुजूम तैयार है। उस गंदले नंगे कुछ बच्चे पर सब छाया है। वह हीरा को सुबह निकलते हुए जरूर कहता है, हीरा दादा लाम लाम। वो हीरा को सुबह निकलते हुए जरूर कहता है, हीरा दादा लाम लाम। हीरा राम राम कहते हुए भेड़ बकरियों को हाँकते हुए गलियों की कुश्ती हाथी के रूप में उड़ेलकर अपने रंग की गली का वातावरण तैयार कर देता है। अब मैं अपने खोए हुए वातावरण से सचेत होता हुआ पाता हूँ को मेरे घर के नीचे से जा रहा है। इस गली की नदी का रंग भी काला है। हीरा का रंग ठीक उसी रूप का है। और काले छल्लों के साथ साथ जब महानर्क में प्रवेश करता है तो इस धरती का ढंग भी कुछ वैसा ही हो जाता है। लौटने पर खेत वाले भेड़ों से निकलते हुई वो आवाज़ देता है। आवाज़ पर बतखें पानी को चीरती हुई बड़ी तेज़ी से
उसके नंगे काले शरीर को ढक कर उसे शांति दूर कर देती हैं। देखिए, वो जो काली नदी का जिक्र इसमें मैंने किया है, मैं जहाँ रहता था उसके नीचे जो सड़क थी उसमें निरंतर पानी भरा रहता था, नालियों का पानी और भयंकर गंदगी। तो मैंने उससे काली नदी की संज्ञा दी है। मैं काली नदी जो हमारे यहाँ शहर में बहती है उस पर नहीं संदर्भ है, मैं उस गली का संदर्भ में ले रहा हूँ जहाँ गंदे की नाले के पानी उससे भरे पड़े हुए हैं और वो पूरा का पूरा पानी काला दिखाई पड़ता है। वहाँ का वर्णन है, वो अपने कंधे पर गोभियों का डंठल, कीड़े खाए हुए गोभी के बड़े बड़े पत्ते और चरागाह से लौटते हैं तमाम धूल के कण, जिसकी नमक गमक समुद्र में नहीं रही, वह रही है तिलचट्टों, चिड़ियों, चींटियों और गर्द गुबार मटमैले काले बूचड़ चिपचिपाते लिपटे सुअर के बच्चों में। हाँ, उन्हें जब भूख सताती है तब आंखें कुछ भी अर्थ नहीं देती। चांद तो रोटी का टुकड़ा होता है। पेड़ की प्रेतशाला में ये सारे के सारे मिट्टी के गंध वाले बेकसूर माँ के यकीन किए हुए बेटे प्रकाश के नाम पर महाशून्य में स्थायी विलीन होते हैं, महाशून्य में स्थायी विलीन होते हैं। हीरा गोभी के डंठल और कीड़े खाए पत्तों को लादे लादे थक गया। प्रतिदिन इसी कारण कंधा दोनों तरफ लटक कर और अधिक काला है। इस काली जमीन हर पसीने से टप टप चूती बूंदों का समूह हीरों का लाक्षणिक बाजार प्रस्तुत करती हैं। हीरा ऋणयुक्त है। कहाँ हो सकता है माँ के पिए दूध की गति का कोई रोक सकता है? वो अपनी ललछाओं हथेलियों से कारण को यूं ही पूछ दिलाता है और बतखों को परिणाम का अर्थ बताने लगता है। बतखें शांत चित्त हैं, हीरा भी वैसा ही है, किंतु दोनों के अंदर की लपट शील तथा तेज गुप्त रूप से कुटी के चारों ओर उगलती रहती है। इस उगलने का वह सौंदर्य कुछ और ही है। एक नीम का वृक्ष है जिसके पुष्प सूंघे नहीं गए, एक घूर है जिसकी खाद का स्वाद पौधों के अलादी किसी ने नहीं किया, जिसके खाद का स्वाद पौधों के अलावा किसी ने नहीं किया। एक लालटेन है जिसे खंडित फल की तरह हीरा अनवरत सेवा करता है। उस झोपड़ी में पृथ्वी वाला राक्षस हो चाहे रात वाला उल्लूक, भिनभिनाते मच्छर या कि बाग देते मुर्गे और मुर्गियां हों, वह काली भुजाओं वाले समुद्र में सब कुछ सिमट कर श्याम वर्ण हो जाता है। ये हीरा के स्थान का वर्णन है जहाँ पर वो रहता था, तो उसके रहने का मैंने इस वर्णन किया है। ऐसा ही वातावरण उसके आसपास रहता था। उस वनमंडल के नीम के पेड़ में एक लंबी रस्सी का टंगा पिंजड़ा जिसमें हीरा मन तोता है। हीरा की डांट सबसे ज़्यादा उसे ही मिलती है। वो प्रसन्न रहता है और वो नदी उसी की झोपड़ी के बगल से निकलती है जैसे उसी से निकली हो। वह पानी के विविध तरंगों को हीरा ने आलिंगन किया है, तभी तो वह साक्षात करने के लिए उसकी झोपड़ी से निकलकर इस गली में इतराने लगी है। झोपड़ी नागफनी के कांटों से घिरी, मेड़ों पर चढ़ी, झाड़ झंकार से भरी पंक्ति और पंक्ति में एक पत्थर जिस पर हीरा बर्तन से उन बतकों, बकरियों, मुर्गों को अर्घ और जल देने के लिए पुकारता है। मुर्गे उसी समय सब छोड़ उठते हैं और झोपड़ी के खपरेल को नीचे से हटाते हुए बाग भर भर कर आकाश तान लेते हैं। हीरा बहुत डांटता है तो मुर्गियाँ पंजों से जमीन खोदती हुई उस पर मिट्टी फैलाते हुए नागफनी की झाड़ झंकार में घुस जाती हैं। वो नागफनी से फैली शाखाओं से उनके पखनों को कसकर पकड़ लेता है और उनके चोंच से भूख खत्म करता है। पर मुर्गा छत पर ही गूलर पीपल वटवृक्ष हो गया। हीरा ने उसे पकड़ा नहीं। उसे बेहद क्रोध था कि अक्सर मेरी खाल खींच लेता है, मुझे फिर झोपड़ी ढकनी पड़ती है। हीरा ने इस बनमंडल में सूरज का घोड़ा जुटा रहता है। हीरा के इस बनमंडल में सूरज का घोड़ा जुटा रहता है। हवा निरंतर जुधरी, गोभी, हरी धनिया, भांटे, आलू के पौधे की खुशबू भरकर आह्लादित है। उसकी काली नदी आधार है, मिट्टी तो उसका भार है, सहते हुए कितनी मगन है। और हाँ, वह नीम के पेड़ पूरी गर्मी का लूप पीकर छाया उड़ेल देते हैं। निमकौरी के लदने पर वह झुक जाता है। नागफनी सीधा एक टक खड़ा प्रहरी है। नदी निर्मल है, प्रशंसा है, ऐश्वर है। उसमें ही वह सारे पक्षी जानवर फड़फड़ाते हुए नहाते हैं। और अंतिम है, कितना सुक्कर है हीरा का सब कुछ देखता है। उसके अंदर सारे अलंकार हैं, समास हैं, प्रतीक्षा वाले आश्रम हैं, प्रतीक्षा वाले आश्रम हैं।